रिसेंटली अ रिपोर्ट हैज सेड कि इंडिया में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का जो अडॉप्शन है वो काफ़ी कम है। लगभग 4% तक के जो फार्मर्स हैं दे आर ओनली अडॉप्टिंग टू दी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। हमने इंडियन गवर्नमेंट ने इतनी स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स चलाई हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ मूव करें, लेकिन ये जो अडॉप्शन है ये बहुत ही कम परसेंटेज के अंदर दिखाई दे रहा है। इसके क्या रीज़न हो सकते हैं, साथ में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होती है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे आज। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अगर आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है कि किस तरीके से तैयार करना है तो यू जस्ट कैन ड्रॉप मी अ टेक्स्ट ऑन इंस्टाग्राम। इसके साथ में वीडियो का पीडीएफ जो आपको रिविजन के लिए काफ़ी हेल्प करेगा, आप यहाँ टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट विच इज कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होता क्या है। देखो, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में ये सारे कंपोनेंट्स है ना, ये दिखाई देते हैं। आप यहाँ पे वेटलैंड मैनेजमेंट पे फोकस करते हो। आपके आसपास में अगर कहीं पे फार्मर के आसपास में अगर कहीं पे कोई वेटलैंड है तो उसको मैनेज करा जाता है, क्योंकि ये इरिगेशन के लिए हेल्प करता है, सॉइल मॉइस्चर को रिटेन रखता है, पास्चर्स के लिए जो लाइव स्टॉक्स है उनके लिए फूड एंड फॉडर देता है। इसके साथ में इसके बहुत सारे अच्छे इम्पैक्ट्स होते हैं, गुड impacts on the agriculture practices. Fishery and aquaculture management also, so that you can have the integrated farming system here. Erosion management की यहाँ पे ऐसा ना हो कि आपने excessively irrigate कर दिया, या फिर अगर ये स्लोप पे फील्ड है तो पानी जो बह के आ रहा है उसके साथ में सॉइल भी बह गई हो, तो सॉइल इरोजन मैनेजमेंट करा जाता है, पास्चर लैंड मैनेजमेंट करा जाता है, ताकि एक एरिया यहाँ पे पूरा पास्चर्स के लिए पूरा खुला छोड़ दिया जाए और उसको ठीक से मेंटेन करा जाता है। सो पास्चर लैंड मैनेजमेंट ये लैंड डिग्रेडेशन के लिए बड़ा कॉज है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट ऑल्सो, यूजिंग द पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स फ्रॉम द नेचुरल वेज ओनली, केमिकल को ना यूज करना। न्यूट्रिएंट्स एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट की सॉइल में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो लिविंग बैक्टीरियाज है उनको कैसे मेंटेन करना है। एनर्जी मैनेजमेंट, सॉइल सैलिनिटी मैनेजमेंट, स्पेशली इन दी एरिड एंड सेमी एरिड एरिया, जहाँ पे अगर ज़्यादा इरिगेशन दे दिया जाए तो कैपिलरी एक्शन या कैल्कुलाइजेशन की वजह से ऊपर यहाँ पे सॉइल जम जाती है, जिसकी वजह से सॉइल इनफर्टाइल हो जाती है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को मैनेज करना यहाँ पे, चाहे वो इंश्योरेंस के थ्रू हो चाहे स्टोरेज के थ्रू हो। लाइव स्टॉक मैनेज करना ताकि इंटीग्रेटेड फार्मिंग की या जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की हम बात कर रहे हैं उसका साइकिल पूरा हो सके। वाटर एंड इरिगेशन मैनेजमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीज आर सम कंपोनेंट्स ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अगर आपसे कभी भी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में पूछा जाता है, इनको मेंशन कर दीजिए। सिर्फ एग्रीकल्चर के बारे में बात नहीं करनी है, एग्रीकल्चर किन चीज़ों पे बेस्ड है, उससे लिंक क्या क्या है, उन सब के बारे में बात करनी है, चाहे वो सॉइल हो, वाटर हो, लाइव स्टॉक हो, पास्चर लैंड हो या न्यूट्रिशन ऑफ द सॉइल हो। इन सब को इंक्लूड करके सस्टेनेबल तरीके से एग्रीकल्चर करना सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होता है। तो इसके अंदर हम प्रॉफिटेबल प्रोडक्शन, अगर हम इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक खेती की तरफ जा रहे हैं तो हम जाहिर सी बात है ये भी चाहेंगे कि हमारा प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज करे, नीचे की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। देन प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंटल क्वालिटी ऑल्सो, यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज एफिशिएंटली, चाहे वो फर्टिलाइजर के केस में हो चाहे इरिगेशन के केस के अंदर हो। प्रोवाइडिंग कंज्यूमर विद अफोर्डेबल एंड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो ऑर्गेनिक हो। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पे डिपेंडेंसी को डिक्रीज करना, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर हो या विंड हो, इन सब पे डिपेंडेंसी को इंक्रीज करना। क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर द फार्मर्स एंड द रूरल कम्युनिटीज को इन्हांस करना और आने वाली जनरेशन तक वो लास्ट करना चाहिए, क्योंकि सस्टेनेबल का मतलब यही है कि ना सिर्फ प्रेजेंट बल्कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो रिसोर्सेज अवेलेबल रहे। तो ये कुछ कंपोनेंट है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के। अब आते हैं न्यूज़ पे, बोल रहे हैं कि लेस देन 4% जो फार्मर हैं उन्होंने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस को अडॉप्ट करा है, और ये रिपोर्ट रिलीज करी गई है काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरमेंट एंड वाटर CEEW। इंडिया में 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रहती है, 2.4% तक के हमारे लैंड एरिया है टोटल कॉन्टिनेंट का, एंड 15% जो लाइव स्टॉक है तो वो इंडिया के अंदर है, और उसमें 8% बायोडाइवर्सिटी एंड दैट ओनली ऑन 2.4% ऑफ द ग्लोबल लैंड एरिया, और उस पर 4% का वाटर रिसोर्स है। सो ये एक बहुत ही ऐसे बोल सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेटा है जिसको आप बहुत सारी जगह पे मल्टीपल तरीके से यूज कर सकते हो। इंडिया की फूड में सेल्फ सफिशियंसी है, 14% तक का प्रोडक्शन फिर भी अंडर न्यूरिशमेंट, और ऐसे अंडर नॉरिश में इंडिया की जो रैंक है वो 94 है आउट ऑफ 107 जब हम बात करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स का, जो बहुत ही लो है।
इंडिया में 80% से ज़्यादा फार्मर जो हैं वो स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग रखते हैं। हमारी जो एवरेज लैंड होल्डिंग है वो 1.2 टू 1.6 हेक्टेयर पर फार्मर के हिसाब से आती है। उसके अंदर पुअर एक्सेस ऑफ क्रेडिट है। मॉडर्न इनपुट्स के लिए आपको चाहे वो फर्टिलाइजर हो, चाहे अगर आप ऑर्गेनिक की तरफ भी मूव कर रहे हैं तो दे हैव टू एस्टैब्लिश अ बेसिक सिस्टम, उसके बाद में वो सिस्टम रन करता है। वाटर रिसोर्सेज केयर होते जा रहे हैं, इरिगेशन का फैसिलिटी, अभी भी हमारा मानसून फेड एग्रीकल्चर है। वेरी हाई डिपेंडेंस ऑन दी रेनफॉल, और रेनफॉल जिस हिसाब से क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इरेटिक एंड वेरी फ्रीक्वेंट, इरेटिक और अनसर्टेन होता जा रहा है, उसकी वजह से भी एग्रीकल्चर पे काफ़ी बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। इनएडिक्वेट प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी, ये सारे कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर की बात करें तो वो जनरली स्क्यूड है टुवर्ड्स द इरीगेटेड एरिया, जहाँ पे ऑलरेडी इरिगेशन फैसिलिटी है, वहाँ पे जो किसान है वो एक साल में 2 से ज़्यादा फसल उगा सकते हैं। और ऐसे में बड़े किसान होते हैं, बड़ी जमीन होती है, तो उनको बड़ा प्रॉफिट भी होता है। बड़े प्रॉफिट के साथ में वो बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी अपनी खेती में कर सकते हैं। रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के साथ में मेन सोल्यूशन इस चीज का जो मतलब मेन क्राइसिस जो है वो रेनफेड और ड्राई लैंड एरिया के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पे इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है। तो ऐसे में एक स्टडी करी गई थी बाय फूड एंड लैंड यूज कॉलिएशन फाउल की तरह से। उन्होंने बताया कि जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है ये इंडिया में फार्मिंग इनकम को इम्प्रूव करने के लिए, इंडिया की न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को बूस्ट करने के लिए एक सबसे बेहतरीन तरीका हो सकता है। और ये क्लाइमेट कंस्ट्रेंट फ्यूचर के अंदर एक फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी हमको देगा। स्टेट जैसे कि आंध्र प्रदेश, सिक्किम, इन्होंने ऑलरेडी, सिक्किम तो हमारा पहला ऑर्गेनिक स्टेट बन ही गया था। इसके साथ में काफी सारे स्टेट है जिन्होंने सिक्किम के रैंक को ज्वाइन कर लिया है और पूरी तरीके से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को अडॉप्ट कर लिया है। तो अगर हम पूरे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को रीथिंक करें तो हमको why we were focusing on promoting sustainable agriculture, स्पेशली नेचुरल फार्मिंग को। नेचुरल फार्मिंग बोलिए और ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलिए, जिसके अंदर चाहे हर एक चीज हो, आप नेचर से ले रहे हो, किसी भी तरह के केमिकल का यूज नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को बहुत बेनिफिट करेगा, और जिनका परसेंटेज हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आपको फर्टिलाइजर लेना है रेदर देन इसको आप दुकान से परचेज करें, जिसके वजह से आपका एग्रीकल्चर कॉस्ट इनपुट जो है वो इंक्रीज होगा। इसकी बजाय ये जो फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स हैं, इनको बिल्कुल अपने खेत के अंदर बनाया जाएगा, ऑर्गेनिक तरीके से इनको ट्रेनिंग दी जाएगी स्पेशली। और ऐसे में जो ये खेती होगी ये ड्रायर एरिया के लिए काफी बेनिफिशियल हो सकती है, क्योंकि इसमें कम पानी की जरूरत होगी। तो इरिगेशन के लिए हम क्या करते हैं कि या तो वेट करते हैं बारिश आए, या फिर जो अंडरग्राउंड वाटर जहाँ पे अवेलेबल है उसको ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर करते हैं। तो इससे ये जो एनवायरमेंटल लॉसेज हो रहे हैं हमको वो भी स्टॉप हो जाएंगे, और ना सिर्फ इनकम की फार्मर्स की इनकम इंप्रूव होगी, बल्कि मल्टीपल एनवायरमेंटल बेनिफिट्स भी मिलेंगे। और ये इनपुट इंटेंसिव फार्मिंग है, इट इज अल्टरनेटिव टू द इनपुट इंटेंसिव फार्मिंग, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने हैं फर्टिलाइजर पे, इरिगेशन पे, HYV सीड्स पे, या फिर हमारे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स पे ज्यादा पैसे खर्च ना करके सबके लाइक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम होगा ये। तो ऐसे में जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, टू स्केल द पॉलिसी मेकर आर सपोर्टिंग की लॉन्ग टर्म कंपैरेटिव असेसमेंट करा जाए एग्रीकल्चर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस का और कन्वेंशनल फार्मिंग का, और दोनों में कंपैरेटिव असेसमेंट के बाद देखा जाए कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और कन्वेंशनल फार्मिंग के अंदर दोनों में कितना कॉस्ट लगता है, किधर बेनिफिट कितना ज्यादा है, और क्या हमको चेंजेस करने हैं, और उस हिसाब से ही फिर बजटरी एलोकेशन को उसमें डाला जाए और प्रैक्टिस को प्रमोट करा जाए। तो CEW की जो स्टडी आई है, इन्होंने बताया है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, इन्होंने मतलब लाइक पॉलिसी बन गई है हमारे यहाँ पे। बाकी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए भी बजटरी सपोर्ट मिल रहा है बाकी सारी लाइक गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो ऐसे में लाइक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस और फार्मिंग मेथड्स हैं कौन कौन से? पर्माकल्चर, बायोडायनेमिक फार्मिंग, हाइड्रोपोनिक्स एंड एक्वापोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स के अंदर पूरी तरीके से जो पौधा है वो सिर्फ पानी में होता है, ये विदाउट सॉइल होता है, इसमें किसी भी तरह की मिट्टी यूज नहीं होती है। एक्वापोनिक जो है ये एक्वाकल्चर और हाइड्रोपोनिक इन दोनों का सिम्बायोटिक है, मतलब आप इसमें पेड़ भी लगाते हो और मछली पालन भी करते हैं। अर्बन एग्रीकल्चर जो टेरेस पे होता है, नेचुरल एनिमल रेजिंग, हेयरलूम एंड ऑल्डर वेराइटीज, polyculture and crop rotation, agroforestry and food for forest, integrated pest management, mulching and the manual weed control। ये कुछ फार्मिंग के मेथड है जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए यूज होते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग सिर्फ 2.8 मिलियन हेक्टर विच इज इंडिया के नेट सोन एरिया, जो वर्ल्ड में लार्जेस्ट एग्रीकल्चर लैंड है, उसका सिर्फ 2% है।
नेचुरल फार्मिंग जो है ये फास्टेस्ट ग्रोइंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस बन रही है। अराउंड 8 लाख फार्मर्स ने कर लिया, लेकिन द परसेंटेज 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर, और उसमें से सिर्फ 8 लाख लोगों ने अगर इसको अडॉप्ट करा है तो दैट इज नॉट अ ग्रेट अचीवमेंट वी हैव सीन। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट ने लगभग 5 मिलियन हेक्टेयर तक लाइक सस्टेन्ड प्रमोशन उनका हो गया है। एग्रो फॉरेस्ट्री एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इन्होंने भी कुछ स्पेशल अटेंशन देखा है और इनमें भी ग्रोथ देखी गई है। तो ये बहुत इंपैरेटिव है नेशनल पॉलिसी, चाहे वो फूड सिक्योरिटी हो चाहे नेशनल न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी हो, इन दोनों के लिए कि हम जो सिर्फ यील्ड या टोटल फार्म प्रोडक्टिविटी पे फोकस ना करें कि हमको प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी हो, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है। उसके लिए हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन था विच हैज बीन वेरी सक्सेसफुल, लेकिन अभी क्या करना है, अभी हमको मूव करना है यील्ड एंड प्रोडक्शन के साथ में हमको न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी और फार्मर की इनकम सिक्योरिटी को भी ध्यान में रखना है। तो ऐसे में जो स्टडी है वो ये चीज़ रिकमेंड करती है कि कैपेसिटी बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट करा जाए, फार्मर्स को ये चीज़ बताया जाए, उनके साथ रह के ये चीज़ प्रैक्टिस करी जाए। जो हमारे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट होते हैं वो ग्राउंड लेवल पे जाके उनकी डिमांड को समझे, टेलर मेड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को इनके साथ जोड़ा जाए, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करी जाए, उनको नॉलेज और स्किल इंसेंटिव्स दिए जाएं और साथ में उनको बेसिक ट्रेनिंग या कैपेसिटी बिल्डिंग जो होती है वो देनी चाहिए। ऑल्सो गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है इट शुड बी रीअलाइंड कि एग्रीकल्चर आउटकम जैसे कि एनुअल फार्म प्रोडक्टिविटी, रिसोर्स यूज इफिशिएंसी, इनको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के साथ में अडॉप्ट करा जाए। रेनफेड एरिया पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है क्योंकि वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है और पुअर फार्मर का रेशियो भी ऐसे एरिया में ज़्यादा देखा गया है। और चेंजिंग क्लाइमेट का सबसे बड़ा इम्पैक्ट भी उन्हीं पे होगा क्योंकि एनीवेज वो रेनफेड पे डिपेंड है। और उसके बाद में अगर मॉनसून इतना देरी से आता है और कम बारिश होती है तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उन्हीं पे होगा। तो रेनफेड एरिया पे फोकस करने की ज़रूरत है ताकि फार्मर्स इनकम एनहांस हो और जो उनका चेंजिंग क्लाइमेट में रेजिलियंस है वो भी इम्प्रूव होता जाए। देखो ये बोल सकते हैं कि नेशनल या स्टेट लेवल पे एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें सीमलेसली फ्लॉलेसली एक जो एग्रीकल्चर सेंसेस है या डेटा है या जो इन्फॉर्मेशन है वो फ्लो कर सके नेशन टू स्टेट टू एजेंसीज नहीं बोलेंगे हम, जैसे इंस्टीट्यूशंस हो गए, टू द फार्मर्स। और बहुत ज़रूरी है कि हम अवेयरनेस लेके आएँ क्योंकि अभी भी यही लगता है कि अगर आप खेती से बिलोंग करते हैं तो आपको लगता हो, आपने ये चीज़ देखी भी होगी कि बहुत बार अभी भी ये लगता है कि नहीं जब तक केमिकल यूरिया नहीं डालेंगे तब तक अच्छी फसल नहीं होगी। तो ये जो परसेप्शन है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में अच्छी यील्ड नहीं होती है, उसमें बहुत मेहनत लगती है। वी नीड टू bring awareness into that, we need to bring capacity building into that. So this was कि क्यों सस्टेनेबल प्रैक्टिस जो है वो सिर्फ 4% फार्मर्स ने अडॉप्ट करा है अभी, इवन दो इतने सालों से हम इस पे पुश कर रहे हैं, गवर्नमेंट पुश कर रही है। तो दिस वाज इट। इस वीडियो का पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है ये यूपीएससी का मेंस के लिए वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स में से आता है। बहुत फ्रीक्वेंटली इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो जीएस 1 के अंदर भी पूछ सकता है, जीएस 3 के अंदर भी पूछा जा सकता है, तो दोनों के लिए रेडी रहना है। और ये जो डेटा आज हमने देखा है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही लाइक ऐसा होता है ना कि केस स्टडी वाइज आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो उस तरीके से। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका। रिवीजन के लिए इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद।